नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज नंबर पार्ट नंबर 6 है आपका। इस पार्ट नंबर 6 में दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस बात करेंगे। इसके पहले 5 एमसीक्यूज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन लगाया जाए तो 100% हम कंप्लीट कर चुके हैं। एमसीक्यूज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक एमसीक्यूज, प्रत्येक क्लास, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर फैमिली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं 20 प्रश्नों की है एमसीक्यूज का, बाल विकास सीडीपी का, और आपका भी फीडबैक जानते हैं 20 में से आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न है, गैगने निम्न में से संबंधित हैं? अधिगम के श्रेणी क्रम के, अधिगम के सिद्धांत के, अधिगम के मूल्यांकन के, या अधिगम के प्रबंधन से संबंधित हैं? सभी कमेंट करके बताइएगा साथियों। अगर आप जानते हैं तो आप बेफिक्र कमेंट कीजिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करना आपका बिल्कुल बनता है, अगर आपको पता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो जब भी गैगने की बात की जाती है, गैने की बात की जाती है, इनमें से पूछा जाता है कि आपके किससे संबंधित है, तो ये हो जाते हैं अधिगम के श्रेणी क्रम। जब भी गैन की बात की जाए श्रेणी क्रम नाम याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, स्कूल से होता है, फैमिली परिवार से होता है, या कह सकते हैं सिनेमा घर, ठीक है, होता है, या खेल के मैदान प्लेग्राउंड से होता है? सभी बताइएगा। तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? फैमिली और परिवार से ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और आप लोगों का फीडबैक भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? सभी बताइएगा। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जा सकता है। उनमें बुद्धि की कमी होती है, या प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा कथन जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करे और कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए जो है आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। तो प्रोत्साहन शब्द की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं फोर्थ प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान जो है किस अवस्था में करने लगता है? और आपको पता है इस प्रकार के प्रश्न कई बार प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया अमूर्त स्तर। जब भी अमूर्त शब्द आए तो सभी लोग जानते हैं किस ऑप्शन की बात करेंगे। आ से अमूर्त, आ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जहाँ पे वह गामक क्रियाएं करता है। आंख, नाक, मुंह से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहना है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है खेलने से संबंधित आता है, यानी बाल विकास या से संबंधित हो जाता है। आपका बाल्यावस्था से संबंधित यह आपकी हो जाती है, ठीक है। और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है परिपक्व हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिपक्व की अवस्था में होता है, या बच्चा कहीं ना कहीं संवेदी गामक जो अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। आंख, नाक, मुंह, कान, इसमें होगा डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। अमूर्त जब भी शब्द आए तो आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था की बात करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर विकास के क्षेत्र में शोध किए या शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक शोध के लिए, शारीरिक शोध के लिए, नैतिक शोध के लिए, या गामा शोध के लिए जाने जाते हैं? और आप सभी लोग जानते हैं जब भी लॉरेंस कोहलवर्ग का जिक्र होता है एक ही नाम आता है, वह आता है नैतिकता। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक का सिद्धांत किसने लिया? लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया। नैतिक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? लॉरेंस कोहलवर्ग से संबंधित है। और लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में जो है नैतिकता पर
शोध के लिए या नैतिकता के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। आप कहीं भी सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट CDP मॉक टेस्ट बाय जायसवाल सर, आपको मिल जाएगा। चाहे गूगल करें, चाहे इंस्टाग्राम में सर्च करें, चाहे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सारे में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह TT फैमिली शिक्षकों परिवार है, आपका अपना परिवार है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है CTET एग्जाम को फतेह करना या अदर DT एग्जाम को फतेह करना। CTET की जो प्रिपरेशन करता है वह हर एक में अव्वल आता है, हर एक स्टेट TT एग्जाम में अव्वल आता है, इसलिए ध्यान देकर अवश्य स्टडी कीजिएगा। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं होता है? तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि मानसिक विकास का संबंध किससे होता है। देखिए, मानसिक विकास का संबंध अवबोध की क्षमता से होता है, स्मृति के विकास से होता है, तर्क एवं निर्णय से होता है। लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता, यह शारीरिक विकास का संबंध हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उदाहरण है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? देखिए, यहाँ पर हमें समझ लेना क्या प्रश्न पूछा गया, भाषिक बुद्धि वाले को दर्शा रहा है। तो ऐसा उदाहरण जो भाषिक बुद्धि वाले को दर्शा रहा हुआ है शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक, गणितीय विधि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और उन्हें वर्गीकृत करने की योग्यता को ही प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है, नेचुरल IQ कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? इसके पहले बाल मनोविज्ञान के 40 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कर चुके हैं, जो आपके 40 प्रश्न 3 से 4 नंबर पक्के कर देंगे। इन स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा है, मानसिक आयु IQ अगर देखिए बुद्धिलब्ध यानी IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु 12 कर लेंगे, उसकी वास्तविक आयु जो चल रही होती है 10 कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, 1 नंबर पक्का है आपका। 0 से जुड़ गया, 12 गुणे 10 करेंगे 120 आ जाएगा। यानी किसी भी बच्चे का अगर मानसिक आयु ज़्यादा है तो उसकी बुद्धिलब्धि भी 100 से ज़्यादा होगी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर बराबर है तो 100 के आसपास होगी, क्योंकि 100 बुद्धिलब्ध औसत माना जाता है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होता है? यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होना चाहिए। जैसे बाल केंद्रित विधि होती है, बाल मनोवैज्ञानिक केंद्रित विधि होती है, शिक्षक केंद्रित विधि। तो बाल केंद्रित का नाम आता है तो सभी लोग जानते हैं, वह ऑप्शन हमारा सही होता है। लेकिन अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होता है? इसका आशय होता है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो सीख रहा है, ठीक है, जो करता है। तो अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास जो सम्मिलित होते हैं वहाँ पे अधिगम केंद्रित विधि हो जाती है, अधिगम केंद्रित विधि का आशय हो जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सारे मॉडरेट क्वेश्चनों को भी यहाँ पे कंबाइन किया जाता है। जिस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं या बनने वाले हैं, सारा कंक्लूजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। शिक्षक भर्ती में अव्वल आना है तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवजात शिशु का जो भार होता है वह पाउंड में अक्सर पूछा जाता है और यहाँ पे 7 पाउंड औसत माना गया है। कभी बुक में देखेंगे 8 पाउंड भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि CBSE क्या मानती है, लेकिन यहाँ पर हम 7 पाउंड की बात करते हैं। आइए पूरी जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवजात शिशु का वजन प्राय 5.5 से 9.5 पाउंड तक होता है। यानी केजी में देखें 2.5 किलो से 4.4 किलो 300 ग्राम तक। और लंबाई अगर पूछी जाती है तो 1922 इंच लंबाई होती है इंच में। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो 48 से 56 सेंटीमीटर की होती है। और बच्चे का पूरा जो शरीर है वह वार्निक्स केसोसा यानी एक ग्रीसी पदार्थ है जो गर्भकाल में विकसित होता है, उससे ढका होता है, जो सिजेरियन ढंग से जन्मे शिशुओं से अधिक होता है, जबकि सामान्य ढंग से जन्मे प्रक्रिया के अंतर्गत दबाव के कारण यह पदार्थ शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है।
नवजात शिशु की पेशियां मुलायम परंतु अनियंत्रित होती हैं और उसकी त्वचा एवं चेहरे पर मुलायम रोम पाए जाते हैं जो 1 माह के अंदर गिर जाते हैं। और प्रदर्शन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, शिशु का सिर लंबा एवं बेडौल दिखता है क्योंकि कार्टिलेज से जुड़ी खोपड़ी की हड्डियां जन्म कैनाल में दबने के कारण टेढ़ी हो जाती हैं। और सभी हम बता ही चुके हैं कि 2.8 से लेके 3.2 kg नॉर्मल वेट रहता है बच्चों में, लड़के में, मेल में और फीमेल में 2.7 से 3.1 किलो वेट रहता है। मेल फीमेल दोनों का भी पूछा जाता है कभी कभी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो जीन पियाजे जी से संबंधित है। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं में पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था संवेदीगामक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर आगे या 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था जो होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। यानी 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी की टोटल हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी शिक्षक बंधु है, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, तो आप ही बताइए कि एक समावेशी कक्षा है उसमें किसी शिक्षिका या टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? यहाँ पर ही हमारा उत्तर क्लियर हो गया, समावेशी कक्षा। तो कोई भी जब समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षिका की भूमिका अगर पूछा जाता है तो शिक्षक की भूमिका यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है या नहीं दे रही है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न का जो बुद्धिलब्ध का टॉप क्लास का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम मोस्ट कैटेगरी पर प्रश्न मानेंगे। देखिए, बुद्धिलब्धि मापन की जो जन्मजाता है वह स्टर्न है, बिने है, टर्मन है या इनमें से कोई नहीं। तो बिने, साइमन, टर्मन तीनों संबंधित है, लेकिन अगर जन्मदाता पूछा जाता है तो टर्मन का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धिलब्ध मापन के जनक टर्मन को माना जाता है। बुद्धिलब्ध सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? स्टर्न ने दिया। देखिए, दोनों चीजें समझ लीजिएगा, बुद्धिलब्ध के मापन के जनक टर्मन है और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धिलब्ध सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया तो स्टर्न ने बुद्धिलब्ध का सूत्र दिया था, लेकिन उनका सूत्र अधूरा था। स्टर्न का जो सूत्र था वह अधूरा था। इसके बाद में टर्मन ने फिर संशोधित किया, इसलिए टर्मन को बुद्धिलब्ध मापन का जनक माना जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। आप बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ये हम पिछले प्रश्नों में 2 बार आपको रिवीजन करा चुके हैं और ये आपको कमेंट करके बताना है कि जीन पियाजे जी के अनुसार जब में मूल संक्रियात्मक पूछा जाता है तो तृतीय अवस्था होती है और तृतीय अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक अवस्था आती है। और यहाँ पर अमूर्त दिया होता या औपचारिक दिया होता तो फिर आपका 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था आ जाती, ऑप्शंस आ जाता। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमन और आपकी तैयारी को सलाम करते हैं। साथियों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो अवधारणाओं का जो विकास होता है वह बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका होता है? नोट कर लीजिएगा। और नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे सर्च करना है केवल जयसवाल कोचिंग सेंटर, सर्च करेंगे, ग्रुप मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी और चैनल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। सारे लगभग आपको बता देता हूँ 2, 2.5, 3 साल की प्रिपरेशन में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से ऑलरेडी अपलोड है। ऑलरेडी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में तैयारी करेंगे क्योंकि आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का और अगला प्रश्न केवल 4 प्रश्न और बचे हुए हैं इस एमसीक्यूज का, इस पार्ट का। अगला प्रश्न दिया गया कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मतलब आज का जो मनोविज्ञान है, आज की जो साइकोलॉजी है, आज का जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या होता है? मन का अध्ययन होता है, आत्मा का अध्ययन होता है, शरीर का अध्ययन होता है या व्यवहार का अध्ययन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी आधुनिक मनोविज्ञान का जिक्र होगा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ पूछा जाएगा तो सभी लोग जानते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान, अर्थात डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए स्क्रीन पर आप लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं
और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं, आपका फीडबैक क्या मिलता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। देखिए यहीं पर प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। सफल समावेशन, देखिए सफल समावेशन को जिसकी आवश्यकता होती है सिवाय, यानी एक गलत दिया गया है, 3 ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो सफल समावेशन जो है अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनने की आवश्यकता होती है और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होती है। लेकिन पृथक्करण अलग होने, क्योंकि समावेशन मतलब जोड़ना, पृथक्करण मतलब अलग होना, तो जोड़ना और अलग करना ये अपना अपने विपरीत हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। तो समावेशन की आवश्यकता जो है पृथक्करण में आपकी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। देखिए यहीं पर ये टॉपिक हमें ध्यान देना, सीखने की परिघटना। देखिए सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक होते हैं वह अधिगमकर्ता होता है, एक आंतरिक व्यवस्था भी होती है और प्रेरक होता है। लेकिन सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक आपका शिक्षक नहीं होता, क्योंकि हम सीख रहे हैं। आवश्यक घटक यहाँ पे नहीं होगा। आपकी देखिए अधिगमकर्ता भी आवश्यक घटक है, भाई जो सीख रहा है उसकी भी आवश्यकता है, प्रेरक मोटिवेशन की आवश्यकता है और जो आंतरिक व्यवस्था है उसकी भी है। लेकिन शिक्षक जो दिया गया है यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। तो आपका फीडबैक क्या है, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपके नजरिए से जो भी ऑप्शन लगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर आपके कमेंट का अभिनंदन स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है और सिलेक्शन यानी आपके कमेंट को सर्वमान्य और सर्वोपरि करना। और इस एमसीक्यूज का 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्या वह परिपक्वता है, क्या वह अभिप्रेरणा है, क्या वह स्वास्थ्य है, क्या वह लंबाई और वजन है। यह आपको निश्चित करना है, या आपको कमेंट के माध्यम से निश्चित करना है कि कौन सा भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। और टॉप 20 एमसीक्यूज में आप लोगों के स्कोर कितना है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं आपके अगले एमसीक्यूज पर, अगले सब्जेक्ट पर, अगले टॉपिक पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।